हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। और स्वागत है आपका रीडिंग स्किल्स की जर्नी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो और एक और सेशन में। और हमारा आज का एजेंडा होगा फुल लेंथ पैसेज के साथ प्रैक्टिस करना और हमने जो स्किल्स पहले सीखे हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बेसिक्स ऑफ रीडिंग स्किल्स वीडियो सारे देख लिए हैं। आपने जनरल स्पेसिफिक को काफ़ी समझने की कोशिश करी है और खुद से भी नोटिस किया है। आपने धीरे धीरे कंजंक्शंस पे रुकना और उन्हें यूज़ करना शुरू कर लिया है। आप प्रोनाउंस पे ध्यान देते हैं और पैसेजेस के अंदर लिंक्स को ढूंढते हैं। मोर ओवर आपने प्रीव्यू भी समझ लिया है कि पहले कैसे पूरा पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, 3-4 लाइन अक्रॉस द पैसेज पढ़ के एक मोटा मोटा जनरल आइडिया ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मुझे मेन थीम मिल जाए थोड़ा पढ़ के तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज फिर मैं डिटेल्स को बाकी फिक्स कर पाऊंगा उस बड़े ओवरऑल मैप में। तो उन्हीं आइडियाज़ को बार बार हम रिपीट और रिवाइज करेंगे। पैसेज तो सॉल्व करेंगे ही, क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन हमारा एक साइड का एजेंडा होगा वो बार बार आइडियाज़ को रिपीट करना और उन्हें एक्शन में देखना। बिकॉज आइडियाज़ बहुत सिंपल हैं बट ज़्यादातर लोगों ने पहले इस पर कभी काम नहीं किया है, तो सबको शुरू में अनफेमिलियर लगता है और आपके दिमाग को आदत नहीं है ये करने की। तो इसलिए शुरू के कुछ डिस्कशन एक एक पैसेज के काफ़ी लंबे चले जाएंगे, बट वो इसलिए लंबे हो रहे होंगे बिकॉज हम सारी डिटेल्स में जा रहे हैं। जैसे जैसे हम पैसेजेस में आगे बढ़ेंगे होपफुली ये इतनी डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा और हमको हमारा काम जल्दी हो जाएगा। दूसरा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये डिस्कशन ज्वाइन करने से पहले जो भी पैसेज डिस्कस हो रहा है आपने उसको अच्छे से ट्राई किया है, एक तो थोड़ा टाइम लेके टेस्ट करके, दूसरा उसके साथ आपने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसे अच्छे से समझ लिया है, ताकि मेरा काम ट्रांसलेशन पे ना रुक जाए और मैं आपको ब्रॉड पैटर्न, स्ट्रक्चर, मैप्स, इनसाइट, शॉर्टकट्स वगैरह दिखा सकूं, ताकि आपका काम थोड़ा आगे बढ़े रादर दैन सिंपल ट्रांसलेशन। तो पहला कि आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा है, चाहिए तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, डिक्शनरी लेके पढ़िए, बट जैसा भी है अपने हिसाब से मीनिंग एक बार निकाल लीजिए, तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये पहला पैसेज है पहले असाइनमेंट का, आपकी आरसी वर्कबुक का। आपने नहीं ट्राई किया है तो पहले ट्राई करिए और फिर डिस्कशन को ज्वाइन करिए। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं सारे वही टेक्निक्स लगाऊंगा जो हमने पहले डिस्कस करी हैं। तो ऑब्वियसली मेरे को एक नया पैसेज दिखा, अगर मैं अखबार में पढ़ रहा होता तो मेरे को इसका हेडलाइन मिलता, टाइटल मिलता, तो मुझे पता होता किस बारे में है पैसेज, तो मेरे लिए थोड़ा आसान रहता। यहाँ पे टोटली नया पैसेज है, तो मैं पहली चीज़ जो करूँगा वो है प्रीव्यू। और प्रीव्यू का मतलब है थोड़ी सी कुछ लाइंस पढ़िए, पहले पैराग्राफ की 2-4 लाइन, आखिरी पैराग्राफ की 2-4 लाइन, और देखिए कि क्या समझ में आता है। ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप साथ साथ में सवाल पूछेंगे, एक्टिवली पढ़ेंगे। एक्टिवली पढ़ने का मतलब है कि अगर आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको उसका मीनिंग 100% समझ में आना चाहिए, नहीं तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं अगर आपको पहला सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा फोर्स करेगा कंसंट्रेशन हाई करने में भी, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा। पैसिव रीडिंग से आपका काम यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करूँगा, पढ़ना शुरू करता हूँ। पहली लाइन है, कल्टिवेशन ऑफ अ सिंगल क्रॉप। तो मे भी शायद क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है। ऑन अ गिवन ट्रैक्ट ऑफ लैंड लीड्स इवेंचुअली टू डिक्रीज यील्ड्स। तो कह रहा है कि एक ही क्रॉप को बार बार लगाएंगे तो यील्ड डिक्रीज हो जाती है। इतना पढ़ के मुझे क्या पता चला कि शायद पैसेज एग्रीकल्चर के बारे में है। थोड़ा और आगे जाता हूँ। वन रीजन फॉर दिस इज दैट हार्मफुल बैक्टीरियल फाइटोपैथोजेंस। तो क्रॉप यील्ड कम हो जाती है और उसका रीजन के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा आइडिया तो मुझे मिल गया है कि एग्रीकल्चर में यील्ड कम हो गई है, उसका रीजन डिस्कस हो रहा है। मैं छलांग मार देता हूं अगले पैराग्राफ की तरफ, बिकॉज पहले मैं पता करना चाहता हूं किस बारे में है पैसेज, राइट। सेकेंड पैराग्राफ में पहुंचा, दीज इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स। यहां पे भी रुक जाना चाहिए था, यहाँ पे भी रुक जाना चाहिए था। और हमारा स्किल नंबर 3 था कि अगर आपको एक प्रोनाउन दिखे तो आपको पूछना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, और आपको ये लाइन पढ़ के क्या पता चल रहा है। यहाँ पे लिखा है दीज इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स। क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि पिछले पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में कुछ इंप्रूवमेंट की बात करी गई होगी? तो मैंने वहाँ पे पढ़ा नहीं है, बट सिर्फ इतना सा पढ़ के मुझे कुछ तो पता चल गया है कि अच्छा पिछले पैराग्राफ में कोई तो कहानी हुई होगी जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट इन यील्ड्स हुए हैं, ठीक है। तो इस आइडिया को भी आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको कुछ दिखा, दीज इंप्रूवमेंट्स, तो आप पूछिए विच इंप्रूवमेंट। एक्टिव रीडिंग इतना ही सिंपल है कि आपको कुछ दिखता है उस पर आप सवाल पूछेंगे किसके बारे में बात हो रही है। सो दीज इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्यूडोमोनास फ्लोरेंस। तो
एप्लीकेशन ऑफ, ये भी पता चल गया कि अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ होगा यील्ड में, और एप्लीकेशन ऑफ स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का, मुझे पता नहीं है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस क्या है, लेकिन ये पता चल गया कि ये जो भी है पिछले पैराग्राफ में भी डिस्कस हुआ होगा। तो आपको थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा और के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। Suggests that agriculture could benefit from the use of bacteria genetically altered for specific purposes। ये पढ़ के आपको ये भी पता चल गया कि ये Pseudomonas fluorescens बैक्टीरिया है और probably genetically altered बैक्टीरिया है। तो पिछले पैराग्राफ के बारे में आपको मोर एंड मोर आइडियाज मिल रहे हैं, राइट। तो ये था आपका सी या प्रोनाउन आस्क का क्वेश्चन। अभी मैं फिर से बैक टू जनरल एंड स्पेसिफिक जाना चाहता हूँ। यहाँ बोला स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये तो मुझे बड़ा स्पेसिफिक सा लग रहा है, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्रीकल्चर कुड बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ बैक्टीरिया। तो एग्रीकल्चर की बात तो मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में भी दिखी, सेकंड पैराग्राफ में भी दिखी, तो और कुछ नहीं तो मेरे को इतना पता चल गया कि एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात हो रही है, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट यूजिंग बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। अगर आपको जनरल एंड स्पेसिफिक का आइडिया क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए कि पैसेज स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के बारे में नहीं होने वाला है, पैसेज जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरिया के बारे में ओवरऑल मेन आइडिया होने वाला है। तो मैंने अभी 4 ही लाइन पढ़ी है और मुझे काफी आइडिया मिल गया है। अगर मैं साथ साथ में एक्टिवली रीड करूं, मैं पूछूं कि जो भी मुझे दिख रहा है उसे और क्या क्या मैं डिराइव कर सकता हूं, जो आप क्रिटिकल थिंकिंग में काफी करते आ रहे हैं, आप मैथ्स में भी करते आ रहे हैं, राइट। तो वही आइडिया को यहाँ पे लगाना है। तो अभी तक मैंने 4 लाइन पढ़ी और मुझे काफी सारा ब्रॉड आइडिया मिल गया है। तो अभी तक भी मैं सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पे ही हूँ, थोड़ा आखिरी की तरफ भी चला जाता हूँ, और आप कुछ और अगर पढ़ रहे हैं वहां पे भी आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि जो लाइन मैंने चूज करी है वही आपको पढ़नी थी, ओवरऑल अप्रोच की बात है। सो यहाँ लिखा है लास्ट लाइन की तरफ, तो यहाँ पे लिखा है दीज प्रोस्पेक्ट्स लीड मेनी टू होप दैट करंट एफर्ट्स टू एसेस। तो अगेन थोड़ा जाएंगे 1 मिनट में। दीज प्रोस्पेक्ट्स मतलब इससे पहले की लाइनों में कुछ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करी होगी। प्रोस्पेक्ट्स का क्या मतलब है कि पॉजिटिव साइंस देखे हैं, राइट। सो दीज प्रोस्पेक्ट्स लीड मेनी टू होप दैट करंट एफर्ट्स टू असेस द रिस्क ऑफ डेलिबरेट रिलीज ऑफ ऑल्टर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पहले ही पता चल गया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया को जेनेटिकली ऑल्टर करके एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, यहाँ पे रिस्क की बात कर रहा है और असेसिंग द रिस्क की बात कर रहा है, राइट। तो बोल रहा है दीज प्रोस्पेक्ट्स की वजह से मेनी होप दैट करंट एफर्ट्स टू असेस द रिस्क ऑफ डेलिबरेट रिलीज ऑफ ऑल्टर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल सक्सेसफुली आंसर द कंसर्न्स ऑफ ओपोनेंट्स। तो ओपोनेंट्स तो अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, तो मुझे ये भी पता चल गया कि अच्छा एग्रीकल्चर की बात हो रही है, जेनेटिकली बैक्टीरिया को ऑल्टर करके एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की बात हो रही है, एंड मे बी पैराग्राफ में उसके ओपोनेंट्स होंगे, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो अभी तक मैंने सिर्फ 3-4 लाइन पढ़ी है, लेकिन उससे मैंने बहुत सारे डिडक्शंस और इन्फेरेंसेस निकाले हैं साथ साथ में सोचते हुए, और मुझे काफी हद तक बड़ा आइडिया मिल गया है। अब मैं डिटेल में पढ़ना शुरू करूंगा। हो सकता है आप इतना पढ़ के भी 1-2 क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, या फिर क्वेश्चंस को भी एक बार पढ़ लीजिए और फिर पैसेजेस की तरफ जाइए। एंड रिमेंबर, क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम भी आपको पैसेजेस के बारे में आइडिया मिल रहा है, तो आपके ऊपर है कि आप उससे कितना जूस निकालना चाहते हो। तो ये मेरा प्रीव्यू हुआ, अब मैं डिटेल में पैसेज की तरफ जाऊंगा। एक्चुअली डिटेल में जाने से पहले मैं पहला क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, बिकॉज ये मेन आइडिया के बारे में था, तो शायद मेरा काम यहीं पे हो जाए। स्पेशली अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल स्पेसिफिक काफ़ी क्लियर है, मुझे आइडिया है कि मेन आइडिया जो होता है वो ज़्यादातर जनरल होता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं होता, मतलब स्पेशली जहाँ पे मल्टीपल स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पहला ऑप्शन, recent field experiments with genetically altered Pseudomonas bacteria have shown that releasing genetically altered bacteria into the environment would not involve any significant danger। अभी तक जो मैंने पढ़ा है ऐसा तो मुझे नहीं लिखा था कि कोई डेंजर नहीं है। जो लाइन मैंने पढ़ी थी वहां पे तो लिखा था कि और रिसर्च होगी, रिस्क का असेसमेंट होगा, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ओपोनेंट्स अभी भी हैं और उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ओपोनेंट्स को सेटिस्फाई करना है, मतलब अभी ओपोनेंट सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ तो ज़्यादा पॉजिटिवली बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप वापस जाइए पैसेज में, डिटेल में आपने पढ़ा होगा, और फिर क्वेश्चन की तरफ आइए तो और समझ में आ जाएगा। Question number 2, encouraged by current research, advocates of agriculture use of genetically altered bacteria are optimistic that such use will eventually result in improved agriculture, though opponents remain wary। तो
तो यहाँ पे मेरा सब कुछ है, एक तो स्पेसिफिक में नहीं गया। अगर मैं पहले ऑप्शन में देखूँ स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, अगर आपने पैसेज डिटेल में पढ़ा है तो आपको एक स्यूडोमोनास सिरिंजे भी मिलेगा। तो दो अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है, तो अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में बात नहीं हो रही, ओवरऑल बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। तो ये आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है शुरू में समझना। तो और यहाँ पे लिखा है एनकरेज बाय करंट रिसर्च, तो यहाँ मैंने देखा था दीज प्रोस्पेक्ट्स मतलब एनकरेजिंग पॉजिटिव साइंस, ऊपर देखा था इंप्रूवमेंट्स इन यील्ड्स, तो कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों को लग रहा है कि इंप्रूवमेंट होगा, ओपोनेंट्स को थोड़ा बहुत अभी भी शक है। तो अभी तक ये आंसर मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, बाकी भी देख लेता हूँ। करंट रिसर्च इंडिकेट्स दैट एडिंग जेनेटिकली ऑल्टर्ड स्यूडोमोनास सिरिंजे बैक्टीरिया, ये तो मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं था, रिमेंबर स्यूडोमोनास सिरिंजे अभी तक हमारे डिस्कशन में नहीं आया था, लेकिन मेरे को ओवरऑल मेन आइडिया मिल चुका था। तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक के बारे में नहीं हो सकता, तो मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर सकता हूँ। एंड रिमेंबर जितना आपका ये करने का स्किल बढ़ेगा, आप उतनी आसानी और उतने कॉन्फिडेंस इन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर पाओगे। अगर आपको धुंधला दिखता है, सेंटेंस पढ़ने में प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी वीक है, तो ये एक्टिविटी ऑब्वियसली आपके लिए डिफिकल्ट होने वाली है, बिकॉज हम वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना यहाँ पे फायदा तो होगा ही होगा, राइट। सो ऑप्शन 3 को भी हटा दिया। सो ऑप्शन 4 देखते हैं। जेनेटिक ऑल्टरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ हार्मफुल फाइटोपैथोजेंस has been advocated by many researchers who contend that these techniques will eventually replace such outdated methods as crop rotation. थोड़ा पैराग्राफ फर्स्ट में और चले जाइए या थोड़ा बहुत और ढूंढिए, आप ये देखेंगे इंप्रूवमेंट्स इन यील्ड्स की तो बात हो रही है, लेकिन क्रॉप रोटेशन को आउटडेटेड नहीं बोला था, या क्रॉप रोटेशन को रिप्लेस करने की बात कहीं पे नहीं हो रही थी, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। ऑप्शन 5 थोड़ा लंबा सा है, देखिए। जेनेटिक ऑल्टरेशन ऑफ बैक्टीरिया हैज बीन सक्सेसफुल इन हाईली आर्टिफिशियल लैब कंडीशंस। अगर आप पैसेज में जाएंगे और आप देखेंगे इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स एक्चुअली फील्ड में हुए थे, तो ये कहाँ से बोला कि ये सक्सेसफुल सिर्फ लैब में है, आप इसको फैक्चुअली ही रिजेक्ट कर सकते थे। आगे भी जाएंगे तो देखेंगे, बट opponents of such research have argued that these techniques are unlikely to produce organisms that are able to survive in natural environment. तो ये भी शायद मेंशन किया होगा ओपोनेंट ने कि प्रॉब्लम होगी उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में, लेकिन ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन था। मैंने देखा था पैराग्राफ के एंड में रिसर्च करने की बात हो रही थी और ओपोनेंट्स को सेटिस्फाई करने की बात हो रही थी। यहाँ पे तो ओपोनेंट्स का सिर्फ एक ऑब्जेक्शन दिया है, वो भी सही है कि नहीं मुझे अभी तक पता नहीं है, बिकॉज मैं डिटेल में नहीं गया हूँ। आप गए होंगे, आपको ज़्यादा पता होगा, बट मैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ कर रहा हूँ जो अभी तक अवेलेबल है, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। और मुझे अच्छा आंसर पहले ही मिल गया था, और वो भी आपका काम होना चाहिए। अगर आपको अच्छा आंसर मिल गया है तो सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी पढ़ने के शायद आपको ज़रूरत भी ना पड़े, बिकॉज आपको क्लैरिटी है। जैसी क्लैरिटी आपको मैथ्स में होती है जब समझ में आ जाता है, वैसे ही यहाँ चाहिए। अगर वैसी क्लैरिटी नहीं है तो अटेम्प्ट मत करिए, अदरवाइज आप बेसिकली गेस मार रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पढ़िए तो पूरा पढ़िए, समझ के पढ़िए, नहीं तो अटेम्प्ट मत करिए, आधा अधूरा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, और थोड़ा बहुत प्रीव्यू करके ये हो जाता है। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि कम पढ़ के आपका काम हो जाएगा, बट हो सकता है आपका थोड़ा सा पढ़ के भी शुरू के 1-2 क्वेश्चन हो जाए, मेन आइडिया वाला क्वेश्चन हो जाए, आप लकी निकले और थोड़ा सा काम आगे बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ने की भी जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब एक बार पैसेज को डिटेल में देख लेते हैं, और अगर मुझे ब्रॉड आइडिया मिल गया है, मुझे ऑलरेडी पता है जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरिया को यूज़ करके एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट करने की बात हो रही है, नॉट ओनली सिर्फ इम्प्रूव करने की बात हो रही है, उसके ओपोनेंट्स और प्रोपोनेंट्स की बात भी हो रही है। तो मुझे एक ब्रॉड आइडिया है, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं डिटेल्स में कहीं फंस नहीं जाऊंगा। डिटेल्स कॉम्प्लिकेट हो रही हैं तो मैं उनको थोड़ा छलांग भी मार सकता हूँ, अगर क्वेश्चन है वहाँ पे तो मैं डिटेल्स में जाऊँगा, नहीं तो मे बी मुझे उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। सो पढ़ना शुरू करता हूँ। Cultivation of a single crop on a given tract of land leads eventually to decrease yields. अगर आप एक ही क्रॉप को बार बार लगाएंगे तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है। One reason for this is that harmful bacteria, phytopathogens, organisms parasitic on the plant host increase in the soil surrounding plant roots. इसका कारण क्या है? फाइटोपैथोजन बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्लांट रूट के अराउंड ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप बार बार डालते रहते हो, और उन बैक्टीरिया की वजह से आपकी यील्ड कम हो जाती है। The problem can be cured by crop rotation by denying the pathogens a suitable host. तो पहले अगर आप एक तरह का क्रॉप लगा रहे थे, आप वो क्रॉप को चेंज कर देंगे
तो फाइटोपैथोजन बैक्टीरिया को होस्ट नहीं मिलेगा, और देयरफॉर आपकी वो जो प्रॉब्लम थी कि साल दर साल आपका बैक्टीरिया बढ़ जाता है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपका क्रॉप का इंप्रूवमेंट हो जाएगा या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, राइट। हाउएवर इवन इफ क्रॉप्स आर नॉट रोटेटेड, हाउएवर आ गया मतलब कहानी में वो कोई चेंज करने वाला है, कॉन्ट्रास्ट आने वाला है। इवन इफ क्रॉप्स आर नॉट रोटेटेड, द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज ब्रॉट ऑन बाय सच फाइटोपैथोजेंस, कौन से फाइटोपैथोजेंस, मैं वही प्रोनाउन पे रुक रहा हूं, क्योंकि अगर आपने पिछली बार नहीं भी पढ़ा था, आपने धुंधला हो गया था, कॉन्सेंट्रेशन वीक था, आपको फिर से मौका मिल रहा है वापस समझने का। सच फाइटोपैथोजेंस ऑफन डिक्रीज आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स एज द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल चेंजेस एंड सॉइल बिकम सप्रेसिव टू दोज डिजीजेस। तो थोड़ा लंबा सा सेंटेंस है, लेकिन समझिए वो कह रहा है अगर आप क्रॉप रोटेशन नहीं भी करेंगे तो कुछ साल बाद क्या होता है, सॉइल का ओवरऑल बैक्टीरियल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है और ये फाइटोपैथोजेंस अपने आप कम हो जाते हैं या सॉइल उनके लिए सप्रेसिव बन जाती है, मतलब उनको वहां पे ग्रोथ नहीं मिलती है। While there may be many reasons for this phenomena, it is clear that levels of certain bacteria such as Pseudomonas fluorescens, तो ऐसा फिनोमेना के बहुत कारण हो सकते हैं, बट एक सर्टेन बैक्टीरिया, तो देखिए मैं जनरल से स्पेसिफिक में जा रहा हूं, अभी तक एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, बैक्टीरिया की बात हो रही थी, अभी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया की बात हो रही है। सच एज Pseudomonas fluorescens, a bacterium antagonistic to a number of harmful phytopathogens, तो आपकी क्रॉप क्यों कम हो रही थी, फाइटोपैथोजेंस की वजह से। ये एक बैक्टीरिया है जो एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट है, एनिमी है, हार्मफुल है टू द हार्मफुल फाइटोपैथोजेंस, मतलब Pseudomonas fluorescens की वजह से आपके फाइटोपैथोजेंस कम हो जाएंगे, आपके फाइटोपैथोजेंस कम हो जाएंगे, आपके फाइटोपैथोजेंस कम हो जाएंगे तो आपका क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगा। तो आपको कनेक्शन दिखना चाहिए कि Pseudomonas fluorescens डालने से या सॉइल में होने से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। This suggests that the presence of such bacteria suppresses phytopathogens, तो वही बात रिपीट कर रहा है। There is now considerable experimental support for this view, अभी इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट भी है। आप गेस करिए कि आगे की लाइन में क्या होने वाला है, वो इस एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट की शायद आपको डिटेल्स देगा। वीट यील्ड इंक्रीजेस ऑफ 27%, तो ये वीट यील्ड इंक्रीज ऑफ 27% क्या है, स्पेसिफिक ऑफ अभी अभी जो आपने जनरल पढ़ा था कि देयर इज कंसिडरेबल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तो वो एविडेंस के तौर पे आपको बता रहा है कि वीट यील्ड 27% से बढ़ा है। अभी यहीं पे रुक जाइए, थोड़ा पढ़ना है। सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ शुगर बीट्स कॉटन एंड पोटैटोज, यहाँ भी देखिए वीट, शुगर बीट, कॉटन एंड पोटैटो क्या है, स्पेसिफिक्स ऑफ एग्रीकल्चर है, और जनरल क्या है मेरे लिए आइडिया, एग्रीकल्चर। तो अगर आपके ऑप्शन में होता वीट यील्ड की बात हो रही है या शुगर एंड पोटैटो की बात हो रही है, तो आप सीधे बोल सकते थे ये मेरा मेन आइडिया नहीं है, ये तो कोई स्पेसिफिक डिटेल है। तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। कनेक्ट करिए कि आपने प्रीव्यू में क्या देखा था। आपने प्रीव्यू में देखा था सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड था दीज इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स, तो अभी अभी आपने देखे इंप्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स, तो आपको पहले से पता था थोड़ा सा कि यहाँ पे किस दो बैक्टीरिया की वजह से इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स होने वाले हैं। तो अगर आप रिव्यू कर लेते, ये पढ़ना थोड़ा आपके लिए और आसान हो जाता। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का ब्रेकडाउन। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के मैं एक और क्वेश्चन ट्राई कर सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, और ये आप एक्चुअली बिना पढ़े भी कर सकते थे, बट अभी शायद और अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन, द ऑथर डिस्कसेस नेचुरली अकरिंग Pseudomonas fluorescens बैक्टीरिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ प्राइमरीली इन ऑर्डर टू डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या डिस्कस किया है, क्वेश्चन ये है कि उसने क्यों डिस्कस किया होगा। तो अभी आपको मेन आइडिया पहले से पता है, वो इंप्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर यूजिंग बैक्टीरिया की बात कर रहा है, और भी बात करेगा प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स की, लेकिन ओवरऑल बैक्टीरिया और एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। उसको इलस्ट्रेट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया की बात करी होगी। तो अगर ये आइडिया आपको क्लियर है तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। पहला था प्रूव दैट इंक्रीज इन लेवल ऑफ सच बैक्टीरिया इन द सॉइल आर द सोल कॉज ऑफ सॉइल सप्रेसिविटी। तो एक तो अगर आपको मेन आइडिया पहले से पता है तो इसको आप रिजेक्ट कर सकते थे, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि उसने ये एग्जाम्पल बैक्टीरिया और एग्रीकल्चर के कनेक्शन में दिया है, ये प्रूव करना उसका स्पेसिफिक पॉइंट नहीं था। इनफैक्ट और डिटेल में जाएंगे तो आपको पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा व्हाइल देयर आर मेनी फैक्टर्स, यहाँ पे तो बोल रहा है सोल फैक्टर, तो फैक्चुअली भी गलत है, इग्नोर कर दीजिए। ऑप्शन 2, एक्सप्लेन व्हाई यील्ड्स इंक्रीज्ड आफ्टर व्हीट फील्ड्स वर स्प्रेड विद ऑल्टर्ड Pseudomonas fluorescens बैक्टीरिया।
क्या उसका एजेंडा ये एक्सप्लेन करना है कि वीट यील्ड क्यों इंक्रीज हुई, या उसका ओवरऑल एजेंडा ये था कि एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपको मेन आइडिया वंस अगेन क्लैरिटी से दिख गया था तो ये ऑप्शन को रिजेक्ट करना आपके लिए काफी आसान है। ऑप्शन 3, डिटेल द केमिकल प्रोसेस दैट सच बैक्टीरिया सप्रेसेस ऑर्गेनिक। ये केमिकल प्रोसेस को अगेन भी उसका डिटेल करना तो एजेंडा नहीं था, तो मैं इसको भी जल्दी से रिजेक्ट कर दूंगा। ऑप्शन 4, प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट दैट रिसर्च इनटू एग्रीकल्चर यूज ऑफ जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरिया वुड बी फ्रूटफुल। यही उसका मेन एजेंडा था। अगर आपको उसका मेन एजेंडा समझ में आ गया था तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जो भी एक्स्ट्रा बोल रहा है वो अपने मेन एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, राइट? तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन 4। और फिर मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं, मुझे क्लैरिटी से मिल गया है। ऑप्शन 5 भी जल्दी से देख लीजिए। आर्ग्यू दैट क्रॉप रोटेशन इज अननेसेसरी। क्रॉप रोटेशन को बारे में बात हुई थी, बट क्या ये बोला था कि क्रॉप रोटेशन यूजलेस है? वो तो बस चला गया था कि जो क्रॉप रोटेशन से होता है उसके और तरीके भी हैं करने के। उसका ये एजेंडा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि क्रॉप रोटेशन यूजलेस है, उसे यूज नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा और मेरा आंसर होगा ऑप्शन 4। वंस अगेन, इतना जितना हमने डिटेल में पढ़ा है उसके बिना भी हो सकता था, अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल स्पेसिफिक क्लियर है, अगर आपको ये समझ में आए कि पूरे पैसेज का एजेंडा एक आइडिया होता है और बहुत सारी डिटेल जाती है उसको सपोर्ट करने में, तो कोई भी अगर स्पेसिफिक डिटेल दी है उसका एजेंडा हमेशा मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाला होने वाला है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखिए तो आपका काम काफी जल्दी हो सकता है।